हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस एडिटोरियल ऑफ द वीक में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। 1 फरवरी से लेकर 2 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट साइंस के आर्टिकल्स को एक बार फटाफट से देख लेते हैं। आज कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक हैं। रेगुलर बेसिस पर वैसे तो हम इंटरेस्टिंग टॉपिक ही देखते हैं, बट आज के कुछ और भी इंटरेस्टिंग है। एक ई लिंक डिस्प्ले है। आप ये वाले डिवाइसेस देखते हो कभी? बहुत ही सिंपल से होते हैं। हम लोग आज स्मार्ट वॉच वगैरह देखते हैं, लेकिन ये सारे डिवाइसेस बहुत पहले के बने हुए हैं, 10 12 15 साल पहले, 1990s के हैं ये सब। तो आखिरकार ई लिंक, या जिसको हम लोग ई पेपर बोलते हैं, वो क्या टेक्नोलॉजी है उसको समझेंगे। बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी और प्लस बहुत ही एफिशिएंट, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है। तो आगे चल के हम लोग इसको बहुत बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और यूपीएससी के लिए इसीलिए वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक बन जाता है। अगला आर्टिकल हमारा ब्लैक होल से रिलेटेड है। एक मास गैप का कॉन्सेप्ट है, और सिमिलरली एक अर्गोस्फीयर है। मतलब अभी द हिंदू के आर्टिकल में ये एक छोटा सा आर्टिकल आया था अर्गोस्फीयर के बारे में। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी ऐसे स्फीयर्स के बारे में, जैसे क्रायोस्फीयर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, तो ऐसे कुछ स्फीयर्स के बारे में वो पूछ लेते हैं। साथ ही साथ आपको पता है कि ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी से या फिर ऐसे इवेंट होराइजन से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे, और साथ ही साथ ब्लैक होल के सभी कंपोनेंट्स को एक बार पढ़ लेते हैं। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने स्टार के पूरे जर्नी को पढ़ा था, मतलब स्टेलर जर्नी को पढ़ा था। इसी तरीके से उनका लास्ट स्टेज जो था वो ब्लैक होल तक ही जाता था। तो इसको एक बार हम लोग ब्लैक होल को अगेन डिटेल में समझ लेते हैं। अगला आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ब्रेनोवेयर। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूरल लिंक के बारे में पढ़ा था कि टेलीपैथी संभव है, और टेलीपैथी डिवाइस वो हमारे ब्रेन में इम्प्लांट कर रहे थे। ब्रेनोवेयर उससे भी ज़्यादा एक एडवांस स्टेप का टेक्नोलॉजी है। अभी फुली डेवलप नहीं है, प्रैक्टिकेबल यूज़ पर नहीं है, बट अल्टीमेट एप्लीकेशन के साथ आता है, और अगेन यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक बनता है इसी तरीके से। इसके बाद एक ग्रीन प्रपल्सन सिस्टम पर एक हम आर्टिकल पढ़ेंगे, और एक अमेरिका से हम लोगों ने यूएवी MQ-9 ड्रोन परचेज़ किया है उनके मिलिट्री सेल एक्सपोर्ट सेशन में। तो उसके बारे में हम लोग एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं कि ये ड्रोन्स हमें कैसे फ़ायदा करने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर होमवर्क में दे देता हूँ। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ को हम लोग एज ए ड्रोन में यूज़ कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन A B C और D है। बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है। हम लोग आज भी पूरा सेशन सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड ही चलेंगे, और यूपीएससी, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ क्योंकि 2020 का क्वेश्चन है। आप देख सकते हो कि यूपीएससी यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जहाँ पर एप्लीकेशन हो, और अथाह एप्लीकेशन हो, है ना, वो हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो पहला आर्टिकल हम लोग देखते हैं अपना ई इंक डिस्प्ले से रिलेटेड। इंडियन एक्सप्रेस का एक छोटा सा आर्टिकल था ई इंक डिस्प्ले को लेके, कि ब्लैकबेरी ने अभी अपना मिनिमल फ़ोन चैनल स्टार्ट किया है, उसके वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो। ये एक तरीके का ऐसा फ़ोन है ना, देखो आजकल के टाइम पे हम लोग कलरफुल दुनिया से इतना ज़्यादा प्रभावित रहते हैं कि हमारे लिए बोर्डम एक लग्जरी है। मतलब हम लोग बोर हो नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन है। तो बोर्डम होना अपने आप में, साइंटिस्ट का बोलना है ना, कि वो हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा ग्रो कराने में हेल्प करता है। कुछ सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है जब हम लोग बोर होते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ करने को नहीं होता। दिमाग एक्चुअल में उस टाइम पे फंक्शन करता है। और अभी क्या है, हम लोग अभी फ़ोन में शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं तो डोपामीन रिलीज़ होता है, और डोपामीन रिलीज़ होने से हम लोग को बड़ी मज़ा आती है, बड़ी खुशी मिलती है। भाई ये आहा, शॉर्ट्स देख लिया, मज़ा ही आ गया, एक और शॉट, एक और शॉट, और एक के बाद एक वो 1 2 घंटे तक चलता रहता है, और टाइम का पता भी नहीं चलता है हमें। तो इसीलिए ना, ये ऐसे डिवाइसेस आगे चल के फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अब आप जैसे ये वाले वॉच देखो, क्या लगता है कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कुछ वॉचेस हैं? बिल्कुल भी नहीं। बहुत पुराने हैं, 10 साल से भी ज़्यादा पुराने ये सब स्मार्ट वॉच हैं, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी ई पेपर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाया था। अब ये ई पेपर टेक्नोलॉजी क्या है, उसके बारे में हम एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में देखो, हम लोग के पास ई इंक की फैसिलिटी आती है। ये पूरा का पूरा है क्या, हम लोग को ना एक पेपर लाइक फीलिंग देना है। जैसे कि हम लोग अभी मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, उसके अंदर आप लोग को पता है कि लाइट्स लगे होते हैं, बैकलिट लाइट होते हैं उसमें। वो लाइट्स जो होते हैं ना, हमारे आंखों पर पड़ते हैं, स्ट्रेन देते हैं, और उसका कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो क्या कोई ऐसा डिस्प्ले है जिसमें लाइट की ज़रूरत ही ना पड़े? जी हाँ, बिल्कुल है। कौन सा है वो? ई पेपर स्क्रीन है। ई पेपर स्क्रीन यूजुअली हम लोग आज भी यूज़ करते हैं। जैसे किंडल रीडर आप लोगों ने शायद देखा होगा, तो उसका इस्तेमाल करते हैं क्या हम लोग? बिल्कुल करते हैं। तो किंडल रीडर है, या फिर कुछ भी बहुत तरीके हैं। देखो जैसे हम लोग इसका ई पेपर का इस्तेमाल कहीं पर भी कर सकते हैं। फ़ायदा क्या है इसको यूज़ करने का? सनलाइट डायरेक्ट आती है, इस पर कुछ भी ग्लेयर वगैरह कुछ नहीं होता है। क्यों ऐसा हो रहा है, पहले तो इसका अच्छा ना एक बेसिक पढ़ लेते हैं, फिर इस पे आते हैं
कि ये लोग ना टाइनी माइक्रो कैप्सूल यूज़ करते हैं जो कि चार्ज्ड होते हैं। अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो ये हमेशा वाइट पार्टिकल शो करेगा, और अगर नेगेटिवली चार्ज्ड है तो ये हमेशा ब्लैक पार्टिकल शो करेगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखना आप, ये वाला, ये एक तरीके का स्क्रीन है, और इसके ऊपर और नीचे ये ना इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। तो हम लोग जब भी कोई स्टिमुलस इसको देते हैं, कुछ भी इलेक्ट्रिकल चार्जेस इसके ऊपर आते हैं, तो उसी के करस्पॉन्डिंग ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ऊपर नीचे चिपक जाते हैं, ठीक है। और इसी के वजह से हम लोग को एक प्रॉपर ऐसा स्क्रीन दिखता है। तो बहुत ही सिंपल सी टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई लाइट वाइट का इस्तेमाल नहीं करना होता है, फ्लेक्सिबल मोड पर भी अवेलेबल है, तो इसीलिए ये एडवांस टूल के तरीके से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम लोग ना कई जगह यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल डिवाइसेस में तो यूज़ कर ही रहे हैं, ब्लैकबेरी का मिनिमल फ़ोन अभी आया है। सिमिलरली बस स्टॉप डिस्प्लेस पर अभी हमने देखा, रेस्टोरेंट के ई लिंक मेनू को बोर्ड्स हो सकते हैं। मतलब आप समझो कि कोई भी ऐसा डिवाइस जो कि हमें पढ़ने समझने देखने के काम में आता होगा, उन सब जगहों पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इसके। रीडेबिलिटी ज़बरदस्त है, अल्ट्रा लो पावर है। मतलब इसमें क्या है ना कि अगर एक स्क्रीन आपने छोड़ दिया, और जो मान लो अभी हमारे नॉर्मल मोबाइल बैटरीज होते हैं, वही मोबाइल में लिथियम आयन बैटरीज इसमें भी लगा देते हैं, इस डिवाइस में भी, और एक स्क्रीन ऑन करके हमने छोड़ दिया, वो क्या है, स्क्रीन ऑन थोड़ी ना है, कोई लाइट थोड़ी ना जल रही है, बस चार्ज पार्टिकल एक जगह अरेंज हो गए हैं। तो कोई बैटरी या फिर कोई एनर्जी यूज़ हो रही है इसमें? नहीं, मतलब बहुत ही मिनिमल एनर्जी यूज़ हो रही है, केवल उस चार्ज को मेंटेन करने के लिए। तो जहाँ पर हमारा मोबाइल एक दिन चलता है, ये सब आराम से 30 दिन या फिर 45 दिन तक भी चल सकते हैं। कभी कभी 2-3 महीने तक भी आपका किंडल रीडर चलता रहता है ना। तो क्यों है? क्योंकि उसमें पावर सोर्स इतना कम यूज़ होता है, वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। आपको वर्सेटैलिटी मिलेगा, इंडोर आउटडोर कहीं पर भी चला सकते हो, विजिबिलिटी है सभी एंगल से। जैसे मोबाइल स्क्रीन को आप लोग देखो, तिरछा करके देखो, एक साइड से नहीं दिखेगा, है ना। लेकिन इसके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग के पास ना एक अथाह एप्लीकेशन आ जाता है इस चीज़ का, कि हम लोग ई पेपर को आराम से यूज़ कर सकते हैं। ई इंक जो मैंने बोला है ना, ये इंक कौन सी है? यही माइक्रो कैप्सूल्स हैं जो कि अभी यहाँ पर दिखा रहे थे ना, यही है ई इंक। वाइट कलर के और ब्लैक कलर के चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं जो कि माइक्रो साइज़ के होते हैं, माइक्रो कैप्सूल्स बोल सकते हैं इनको। तो ये सारा पूरा आर्टिकल ना हम एक बार मतलब इसी मतलब ध्यान में देखते हैं। देखो, दो टर्म्स है वैसे, आप लोग इसका ध्यान देना, एक है ई पेपर और एक है ई इंक। दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, ई पेपर इज़ अ टेक्नोलॉजी, है ना, जिसमें हम लोग कुछ भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ई पेपर टेक्नोलॉजी में हर बार ई इंक का यूज़ हो। ई पेपर को हम लोग कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि डिस्प्ले में हम लोग को ना सिंपल, मान लो ई इंक में माइक्रो कैप्सूल यूज़ हो रहे हैं, हम लोग माइक्रो कैप्सूल यूज़ ना करके कुछ और पेपर लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। उन सभी चीज़ों को ई पेपर बोल सकते हैं। मतलब ई पेपर इज़ अ वाइडर टर्म, जहाँ पर हम लोग बड़े कंपोनेंट्स को, एनर्जी एफिशिएंट डिस्प्लेस को देखते हैं। उसका एक छोटा सा एक कंपोनेंट है जो कि हाईली एफिशिएंट है ई इंक का यूज़ करके, ठीक है। तो हम लोग को ये ई इंक क्या बनाता है? एक लो पावर एलसीडी जो कि बिना रिफ्लेक्टिव लेयर के हम लोग के साथ आराम से यूसेज में आ सकता है। तो ये था पूरा आर्टिकल हमारा ई पेपर से रिलेटेड, कुछ बेसिक फंडा बस इतना ही पता करना था हमें। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, कि अगर आपको इसकी पीपीटी चाहिए और या फिर आपको मुझसे कभी बातचीत करनी होती है, कोई डाउट्स वगैरह पूछने होते हैं, तो आप लोग डायरेक्टली इस टेलीग्राम चैनल पर लिंक होके बातचीत कर सकते हैं, और इस पूरे आर्टिकल की पीडीएफ भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है ब्लैक होल से रिलेटेड। एक टर्म है मास गैप और दूसरा टर्म है एर्गोस्फीयर। ये दोनों ही न्यूज़ में था, इसको भी पढ़ते हैं, लेकिन इसके साथ साथ पूरा एक ही बार में ब्लैक होल का पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म कर देते हैं, है ना, मतलब समझ से ख़त्म कर देते हैं। तो देखो, सबसे पहले ना ये फ़ोटो जो है किसने खींची थी पता है आपको? इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने। तो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने ये कब खींची थी भाई? बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो 2017 में आ गई थी ये इमेज, 2017। और उसके बाद आप लोगों ने शायद इंटरस्टेलर मूवी भी देखी होगी, उसमें भी ब्लैक होल का एक जिक्र होता है, जो कि और क्लोज ऑब्जर्व करें तो कुछ ऐसा दिख रहा था। अब ये दोनों इमेजेस में सिमिलैरिटीज़ दिख रही हैं क्या आपको? बिल्कुल दिख रही हैं। तो मतलब जो इंटरस्टेलर वाली हमारी इमेज थी ना, वो कहीं ना कहीं सही है। लेकिन आखिरकार ये ब्लैक होल बनता कहाँ से? कहाँ से पैदा हो गया भाई ये ब्लैक होल? एकदम से कहाँ से आ गया? और ये ब्लैक होल है क्या? देखो, आप लोग क्या करो ना, एक 4 दोस्त को अपने बुलाओ अपने, और आप लोग एक बड़ा सा चादर पकड़ लो। ये मैं हर बार एग्जांपल देता हूँ, शायद आप सुनते सुनते बोर भी हो गए होगे, लेकिन जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए ठीक लगेगा। ये चादर पकड़ के ना चारों लोग बिल्कुल खींच खींच के खड़े हो जाओ, बिल्कुल एक प्लेन पेपर जैसा हो जाएगा ये चादर। अब इस चादर के बीचों बीच एक हैवी मेटल बॉल डाल देना,
इतना रहे कि चादर फट ना जाए आपका, लेकिन वो हैवी मेटल बॉल आप ज़रूर से डाल देना। अब क्या होगा कि जैसे ये मेटल हैवी बॉल आप इसके अंदर डालोगे ना, ये हल्का सा अंदर की तरफ टिल्ट हो जाएगा क्या। आप इस चीज़ को यहाँ पर इमेजिन कर सकते हो, ये थोड़ा 3D में, कि ये चार दोस्त यहाँ पर खड़े थे और आपने एक हैवी मेटल बॉल डाल दिया जिससे कि ये पूरा का पूरा क्या हुआ, अंदर की तरफ धंस गया। जो आपका ये चादर है ना, वो ही कहलाता है आपका स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूअम। ये जो स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूअम है ना, यही सारी चीज़ें हमारे पूरे यूनिवर्स में हर चीज़ डिफाइन करता है। जैसे ग्रेविटी, जितना हैवी मास होगा, जितना भारी आप लोहे की बॉल डालोगे, आपको लगेगा नहीं, मान लो यहाँ पर अगर आपने लोहे की बॉल डाल दी और इसके अराउंड आप कुछ भी डालोगे या फिर आप कुछ भी एक सर्कुलेट कर दो इसको, तो वो भी इसके चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व होते 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 लास्ट में इसके अंदर गिर जाएगा। ऐसा ही होगा। तो ऐसा ही हमारा पूरा, मान लो सोलर सिस्टम का एग्जांपल ले लो, तो सोलर सिस्टम भी कुछ ना कुछ ऐसे ही काम करता है कि हमारे सेंटर में कौन है, सेंटर में हमारा सन है और उसके चारों तरफ प्लैनेट्स इसी वे में नाचते हैं, क्योंकि सेंटर जो सन है हमारा ना, उसने स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम को इस तरीके से धसा रखा है अपने साथ कि चारों तरफ उसके ऐसे रोटेशन रिवोल्यूशन होते रहते हैं। ब्लैक होल क्या है, देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी इस चीज़ को पढ़ा था कि ब्लैक होल जो है ना, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। स्टेलर लाइफ साइकिल में जब हम लोग हाई मास वाले क्लाउड को हम लोग जब पढ़ रहे थे, जब सुपर रेड जायंट बनता था, तो हम लोगों ने बोला कि सुपर रेड जायंट धीरे धीरे बढ़ते 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 एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। उस एक्सप्लोजन से क्रिएट होता है या तो न्यूट्रॉन स्टार, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है, बहुत ही ज़्यादा डेंस, और दूसरा होता है ब्लैक होल। ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार से भी डेंस चीज़ है, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हम यहाँ तक जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते भाई, क्योंकि इसकी जो ग्रेविटी है ना, वो एक सिंगुलैरिटी के बेसिस पर चलती है। मतलब कि एक पिन पॉइंट पर इतना ज़्यादा डेंस, इतना ज़्यादा डेंस कि वो हमारे स्पेस टाइम वाले चादर को इनफाइनाइट लेंथ नीचे तक गड्ढा कर देता है। मतलब ये इतना नीचे तक जाएगा हम लोग पता ही नहीं लगा पाते, इतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन हो जाता है। तो इसीलिए ये ना इतनी ज़्यादा डेंसिटी के साथ ब्लैक होल आता है कि यहाँ पर इवन अगर लाइट भी जाती है ना, तो वो भी इस डेंसिटी से खींची चली जाती है अंदर की तरफ, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि भाई ब्लैक होल के पास लाइट भी इसके बाहर नहीं आ पाती है। क्यों नहीं आ पाती है, अब आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ब्लैक होल दिखने वाला ये ऐसा कैसे दिख रहा है भाई, ये क्या ब्लैक होल है। देखो इसमें ना कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखना। जो यहाँ का बिल्कुल सेंटर चीज़ है ना, इसको आप लोग बोल सकते हो सिंगुलैरिटी। और जो एक रफ सा ये वाला स्फीयर आपको एक दिख रहा होगा, जो कि पूरा काले रंग का है, इसको आप लोग बोलते हो इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन क्या है, ये वो बाउंड्री है जिससे कि अगर कुछ भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर हल्का सा भी हुआ ना, वो तुरंत सिंगुलैरिटी की तरफ खिंचा चला जाए। आप ज़रा इस डायग्राम को देखना, यहाँ पर ये जो ऑरेंज कलर वाला आप देख रहे हो ना, ये है आपका इवेंट होराइजन, कि इसके अंदर कुछ भी गया ना, तो फिर वो सीधे अंदर आपके सिंगुलैरिटी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो एक पतली सी लाइन है, ये क्या चीज़ है भाई, ये है फोटोन स्फीयर। क्या बोल रहे हैं इसको, फोटोन स्फीयर। ये कैसे यहाँ पर टिक गया भाई, ये अंदर क्यों नहीं चला जा रहा है। इवेंट होराइजन के अंदर तो कुछ भी जाएगा तो खिंचा चला जाएगा। देखो जब भी हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं ना, तो लाइट का जो पार्टिकल नेचर है फोटोन, उसको एक तरीके से हम लोग मासलेस मानते हैं। मासलेस है तो ग्रेविटी क्या ही एक्ट करेगा, लेकिन एक हद तक, यहाँ तक उसका एक, चलो एक ना एक्स्ट्रा हो गया कि इवेंट होराइजन के बिल्कुल बाउंड्री तक नहीं, उसके अंदर तक भी ये लाइट अगर जाता है ना, तो लाइट थोड़ा सा इस यहाँ तक इवेंट होराइजन के थोड़ा अंदर तक भी सर्वाइव कर सकता है, वो सिंगुलैरिटी की तरफ नहीं खिंचाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर गया तो लाइट भी फिर बाहर नहीं आएगा, इसीलिए एक छोटा सा पतला सा डिस्क हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये क्या है भाई, जो डिस्क चल रही एकदम बढ़िया सा आड़ी तिरछी, इसको हम लोग बोलते हैं एक्रीशन डिस्क। ये एक्रीशन डिस्क है। ये जो आप ऊपर की तरफ ये पूरा एंगल ये देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में ना ये पूरा एक स्फीयर जैसा ही है। मतलब कि जब हम लोग सन या फिर हम लोग जब सैटर्न देखते हैं, तो उसके अंदर हम लोग ऐसे रिंग देखते हैं ना, तो ये जो पीछे वाला रिंग है, यहाँ पर ना एक्चुअल में लाइट बेंड होती है। ये ऐसा कैसे है, इसको ज़रा यहाँ से समझना कि ये हमारे पास मान लो ब्लैक होल है। ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी पर लाइट गिरती है तो अंदर अट्रैक्ट हो ही जाएगी, और दूर पर गिरती है तो भी अट्रैक्ट होगी, थोड़ी और दूर पर गिरती है थोड़ी अट्रैक्ट और भी अंदर की तरफ जाएगी। लेकिन
अगर इवेंट होराइजन की तरफ हम बढ़ गए तो इवेंट होराइजन में भी ये अंदर की तरफ ही जा रही है। थोड़ा और दूर गए, अभी सब इवेंट होराइजन ही चल रहा है। यहाँ पर ये भी इवेंट होराइजन, ये भी मुड़ जाएगी। यहाँ तक जो रह जा रही है ये भी मुड़ जा रही है पूरा। और ऊपर गया और ऊपर भी नहीं मुड़ी, ये क्या हुई, ऐसे घूम के ये कहीं ना कहीं बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो ये इवेंट होराइजन के बाहर चली गई, ये वाली रे। इसके अंदर ये जितनी थी ना, ये इवेंट होराइजन की है, इसीलिए इसके सारे के सारे लाइट जो है इसके अंदर आ रहे हैं। अब देखो, जब इतनी इमेज को, मतलब आप सामने खड़े हो ना, तो सामने खड़े होके यहाँ पर अगर आप खड़े होके देख रहे हो तो आपको क्या चीज़ दिख रही है, यहाँ की भी चीज़ दिख रही है। मतलब यहाँ से खड़े होके आप पूरा घूम के पीछे की चीज़ भी देख ले रहे हो, यहाँ खड़े हो यहाँ से भी पीछे की चीज़ देख ले रहे हो। तो इसीलिए ये पीछे वाला एलिमेंट है जो कि हमें विजिबल दिखने लगा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम इस तरीके से बेंड है कि वो पीछे की चीज़ भी हमें ऊपर की तरफ उभाड़ के दिखा दे रही है। समझे? थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अगर नहीं भी आया तो इतना कुछ टेंशन नहीं है, बस आपको फोटोन स्फीयर, सिंगुलैरिटी, इवेंट होराइजन, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक एर्गोस्फीयर है, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। एर्गोस्फीयर क्या होता है ना, एक रोटेटिंग ब्लैक होल के सराउंडिंग का एक रीजन होता है। मान लो कि यहाँ पर अगर ब्लैक होल अंदर की तरफ है और ये बढ़िया से रोटेट कर रहा है, तो इसका जो ये सराउंडिंग रीजन, जो ये डार्कर ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है ना, ये कहीं ना कहीं आपका एर्गोस्फीयर बनेगा। इसका इन्फ्लुएंस ऐसा होता है कि अगर इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए तो जिस डायरेक्शन में ब्लैक होल स्पिन कर रहा है ना, वो भी उसी डायरेक्शन में स्पिन करने लगता है। और इतना जहाँ तक इसका ब्लैक होल का इन्फ्लुएंस रहेगा, वहाँ तक के एरिया को पूरा क्या बोलेंगे, एर्गोस्फीयर बोलेंगे। समझ में आया? बहुत ही सिंपल सा था। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना कि ये जो पीछे की चीज़ है, या फिर यहाँ पर एक चीज़ देखना ये वाली डिस्क हमें पतली दिख रही है ना, इतनी ही पतली दिख रही है बस। लेकिन यहाँ वाली डिस्क हमें बहुत चौड़ी दिख रही है। ये क्या हो गया? इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं डॉपलर बीमिंग, और इसको हम लोग डॉपलर इफेक्ट से समझ सकते हैं। कोई भी रे अगर हमें चौड़ी दिख रही है, इसका मतलब है कि वो हमसे दूर जा रही है। मतलब कि ये वाली रे देखो यहाँ से जा रही है और हमसे दूर जा रही है, लेकिन यहाँ वाली रे देखो ये सब हमारे पास आ रही है। तो जब भी पास आएगी ना, तो हमें चीज़ें थोड़ी सी कंप्रेस्ड फॉर्म में दिखती है। डॉपलर इफेक्ट इस तरीके से समझो कि अगर ये हॉर्न की आवाज़ यहाँ आ रही है तो वो वेव को क्या करेगा, हमारे पास कर देगा। तो देखो यहाँ पे पतली हो गई। लेकिन अगर ये हमसे दूर जा रही है, मतलब ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी, हमसे दूर जा रही है, तो ये इसका देखो विड्थ बहुत मोटा हो गया यहाँ वाले एरिया का, और यहाँ का थोड़ा पतला ही था। तो यही चीज़ हमारे ब्लैक होल में भी दिखता है। तो आई थिंक अब आपको ब्लैक होल का मोटा मोटा फंडा समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में ये क्या है, क्या चीज़ दिखती है, क्या सिंगुलैरिटी, क्या इवेंट होराइजन, फोटोन स्फीयर क्या है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, लास्ट में एक चीज़ मैंने नहीं बताया आपको कि एक क्रिसेंट डिस्क क्या होता है। देखो ये ना डिफ्यूज्ड मटेरियल होते हैं। इस किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ आप देखोगे ना, बहुत सारे डिफ्यूज्ड मटेरियल होते हैं। सन के तरफ चारों तरफ देख लो, इतने सारे प्लैनेट वैनेट सब घूमते टलते रह रहे हैं। तो किसी ज़माने में तो क्लाउड शेप में ये भी होंगे, डेंस क्लाउड ही तो होगा जो धीरे धीरे बाद में प्लैनेट का शेप ले लेता था। तो ऐसे ही डिफ्यूज्ड मटेरियल का इस ब्लैक होल के चारों तरफ जो मटेरियल है ना, वही है क्रिसेंट डिस्क, जो कि इसके लाइट के हिसाब से हम लोग को ऐसे मूव करते हुए दिखता है। अब फाइनली एक बार हम लोग ये भी देख लेते हैं कि ये मास गैप क्या होता है, जो भी न्यूज़ में था। देखो मास गैप सिंपली समझना, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, एक तरफ है न्यूट्रॉन स्टार, एक तरफ है ब्लैक होल। इसका भी कुछ मास होगा, इसका भी कुछ मास होगा। इन दोनों के मास के बीच का जो भी गैप है या फिर जो भी डिफरेंस है, उसी को हम लोग बोलते हैं मास गैप। सिंपल है ना? लेकिन अब न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल क्या चीज़ है, यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में देखा था ना कि देखो किस हिसाब से इन दोनों के मासेस में डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, है ना। देखो यहाँ से पढ़ना इस चीज़ को कि ब्लैक होल्स का मास डेफिनेटली ज़्यादा होगा न्यूट्रॉन स्टार से। लेकिन ब्लैक होल्स जो होते हैं ना, ये सॉलिड स्टेट में नहीं होते हैं, लेकिन जो न्यूट्रॉन स्टार्स है ये सॉलिड स्टेट्स में होते हैं। तो इसीलिए अगर हम लोग बोलेंगे कि डेंसेस्ट सॉलिड क्या है इस पूरे यूनिवर्स का, तो आप बोल सकते हो इस पूरे स्पेस में अगर डेंसेस्ट सॉलिड कोई है तो वो है न्यूट्रॉन स्टार। बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी, ऐसे आप बोल सकते हो कि मल्टीपल सन का जितना मास होगा उतना मास मुश्किल से 16 किलोमीटर में ही समा जाएगा। अब सोचो कितना कितना भारी होगा, कहाँ हमारा सन कितना बड़ा है, और ऐसे कई सारे सन, 4 5 6 सन मिला के सिर्फ 16 किलोमीटर के रेडियस में उनको दबा दो। 16 किलोमीटर कितना ही होता है, तो सोचो कितना ज़्यादा डेंसिटी हो जाएगा इसका। वो आप न्यूट्रॉन स्टार का थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो, और ब्लैक होल इससे भी ज़्यादा डेंसिटी लेके चलता है। फिलहाल यूपीएससी के 2 क्वेश्चन देखते हैं।
2017 का एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल, ये बहुत बार न्यूज़ में आते हैं भैया। इनका 2017 में ये पूछा गया कि क्या चीज़ के लिए न्यूज़ में आते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स, हाँ बिल्कुल हो सकता है। ल्यूनर इक्लिप्स पढ़ने के लिए नहीं भाई, सोलर ल्यूनर इक्लिप्स क्या ही करेंगे हम लोग। स्ट्रिंग थ्योरी, सिंगुलैरिटी, इन सबसे मतलब ही नहीं, थोड़ी बड़ी बात करो आप। इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी मतलब कुछ तो ब्लैक होल की बात हो रही है। बोल रहे हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, बिल्कुल भी नहीं। प्लेसिंग सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट, बिल्कुल भी नहीं। तो अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स, भाई ब्लैक होल कैसे बन रहा है, ये हमारा बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है, इनके ऑब्जर्वेशन के लिए बना है ये। क्या हो गया, बहुत ही सिंपल सा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा कि भाई साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दो ब्लैक होल्स जब बिलियन ऑफ लाइट ईयर्स अवे हैं अर्थ से और वो ब्लैक होल मर्ज होते हैं तो हम लोग को क्या ऑब्जर्व होता है। क्या साइंटिस्ट सिंगुलैरिटी समझते हैं उस चीज़ से? नहीं। सिंगुलैरिटी देखो एक ब्लैक होल को ऑब्जर्व करने से मिलेगा। दो ब्लैक होल जब आपस में टकराएंगे तब तो कुछ खतरनाक वेव्स वगैरह निकलेंगे, और ये वेव्स मैंने वैसे पहले भी पढ़ाया है, ये होते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। और इसको यहाँ पर हम लोग एक्सपेरिमेंटल तौर पर पढ़ने के लिए या फिर इसको ऑब्जर्व करने के लिए कौन सी लैब बना के रखे हैं, ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ऐसे 2 लैब हैं, इंडिया में भी एक लैब है, और भी कहीं हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन मुझे दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो हिग्स बोसन पार्टिकल डिटेक्ट होते हैं? नहीं जी। इंटरगैलेक्टिक स्पेस ट्रैवल हम लोग देखते हैं, वार्म होल वगैरह क्रिएट होते हैं? नहीं। एक न्यूज़ वैसा आया है कि अभी वार्म होल को आर्टिफिशियली क्रिएट किया जा सकता है, इसकी पुष्टि मिली है। तो इसके बारे में कभी और चर्चा कर लेंगे हम लोग। हमारा अगला आर्टिकल ब्रेनोवेयर से रिलेटेड है। ब्रेनोवेयर क्या कहता है भाई? साइंटिस्ट ने ना एक रियल ह्यूमन ब्रेन टिश्यू बनाया है। अब ह्यूमन ब्रेन टिश्यू कैसे बन जाएगा? अपने आप थोड़ी ना बन जाएगा, हमारे दिमाग से टिश्यू तोड़ के थोड़ी ना बना देंगे। तो बनाएंगे कैसे? इसके लिए ज़रूरत पड़ती है स्टेम सेल्स की। अब ये स्टेम सेल्स कहाँ से पैदा हो गए? स्टेम सेल्स क्या होते हैं देखो, जब भी एक एग एक स्पर्म के द्वारा फ्यूज़ होता है ना, तो एक जाइगोट बनता है, एक सेल, है ना। और वही जाइगोट आगे चल के डिफरेंट पूरे बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। मतलब कि हमारी आपकी जो शरीर है ना, हम लोग देखते हैं भाई उसमें मसल सेल्स भी हैं, ब्लड सेल्स भी हैं, नर्व सेल्स भी हैं, फाइबर्स, लीवर सेल्स, इंटेस्टाइनल सेल्स, आँखों के अलग, नाखून के अलग, बालों के अलग, इतने सारे सेल्स बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं। किससे बने ये सब? बने तो एक सिंगल सेल से ही है ना। यही एक सेल जो होता है इसको हम लोग स्टेम सेल बुलाते हैं। स्टेम सेल्स और भी कई तरीके के हो सकते हैं। स्टेम सेल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि भाई एक बात बताओ, तुम कितने चीज़ों में कन्वर्ट हो सकते हो, उसी के बेसिस पर पूरा स्टेम सेल्स डिफाइन होता है। कितना कन्वर्ट हो सकते हो, क्या बना सकते हो फ्यूचर में, तुम्हारा पोटेंशियल क्या है। तो इसीलिए इसकी पोटेंसी के ऊपर हम लोग स्टेम सेल्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसको मैं पहले भी एक बार कवर कर चुका हूँ, बट फटाफट से एक बार वापस से देख लेते हैं। तो जो एक सिंगल जाइगोट बनता है ना, वो एक टोटीपोटेंट स्टेम सेल होता है। टोटीपोटेंट स्टेम सेल का क्या मतलब है? ये किसी भी चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब कि ये हमारे ब्रेन सेल्स भी बना सकता है, ये हमारी पूरी बॉडी बना सकता है, और सिर्फ हमारी पूरी बॉडी ही नहीं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू भी बना सकता है, जैसे कि प्लासेंटा। लेकिन जब 5-6 दिन हो जाता है ना, जब ये पूरा फ्यूजन हो चुका है और इसके 5-6 दिन बाद हमारा जो इम्ब्रियो है, मतलब जो विमेन के अंदर में वूम्ब डेवलप हो रहा है, उसका एक एक स्टेज है जिसको कि हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में यही जो एक सेल था डिवाइड होके 6-8-10 सेल में कन्वर्ट हो गया, और 6 दिन के आसपास, 5 से 6 दिन बोल सकते हो, ये अपने ब्लास्टोसिस्ट फेज़ में होता है। ब्लास्टोसिस्ट फेज़ में ना एक प्रॉब्लम आती है कि प्लूरीपोटेंट सेल, स्टेम सेल, ये भी स्टेम सेल के कैटेगरी में आ रहा है, इसकी पोटेंसी इस वाले टोटीपोटेंट सेल से थोड़ी कम हो गई। कैसे? कि ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ डेवलप करने की कैपेसिटी रखता था ना, इसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं होगी। मतलब ये प्लासेंटा वगैरह नहीं बना सकता है, लेकिन अभी भी ये हमारे बॉडी के सभी बॉडी पार्ट्स को यही बनाएगा, यही हार्ट सेल बनाएगा, यही लंग सेल बनाएगा, यही लीवर का सेल बनाएगा, यही ब्रेन का सेल बनाएगा। तो ये क्या है? प्लूरीपोटेंट सेल है। तो अभी जो हम लोग ब्रेनोवेयर की बात कर रहे हैं ना, वो ह्यूमन के इन्हीं प्लूरीपोटेंट सेल से आर्टिफिशियल लैब में ब्रेन के सेल डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्यूचर में तो कोई भी सेल बन सकता है ना। देख लो आप यहाँ पर मल्टीपोटेंट सेल फिर क्या हो गए, प्लूरीपोटेंट सेल के बाद एक और स्टेज की जब इनकी पोटेंसी कम हो जाती है, थोड़ा और एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, तो ये ना एक स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गन में ही डेवलप हो सकते हैं। जैसे मान लो कि ये जो ग्रीन वाला है, ये ग्रीन वाला हमारा हार्ट का सेल है।
तो आगे चल के ना ये सिर्फ हार्ट का सेल ही बना पाएगा। इसको बोलोगे कि भाई तुम लीवर के सेल में डेवलप हो जाओ, नहीं, इसकी पोटेंसी लिमिटेड है। एक बार ये हार्ट का सेल बन गया तो अब ये फ्यूचर में सिर्फ अपने आप को हार्ट सेल जैसा ही रीजनरेट कर पाएगा। इसी तरीके से मान लो कुछ ब्लड सेल्स हैं, तो ब्लड सेल भी फ्यूचर में सिर्फ ब्लड सेल्स ही बना सकते हैं, वो नर्व सेल नहीं बना पाएंगे। सिमिलरली एक नर्व सेल बन गया तो नर्व सेल आगे आगे रीजनरेट होके नर्व सेल में ही कन्वर्ट होंगे, है ना। तो ये मल्टी पोटेंट सेल है। एक टाइम के बाद इनकी पोटेंसी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, मतलब कि अब ये किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं हो सकते भाई, ना ही ये रीजनरेट कर पाएंगे। इसको बोलते हैं हम लोग नली पोटेंट सेल। इनके पास दूसरे सेल टाइप को जनरेट करने की कैपेसिटी ही खत्म हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं ना कि इसी मल्टी पोटेंट सेल को रीप्रोग्राम करके प्लूरीपोटेंट सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा एक टेक्निक आ चुका है। इस ऐसे सेल्स को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट सेल, या फिर यहां पर देखना ये आईपीएससी जो लिखा है ना, इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, यही लिखा है। तो इस तरीके से आप स्टेम सेल्स को डिफाइन कर सकते हो। लेकिन आज का हमारा जो टास्क है ना वो सिर्फ प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स को पढ़ना है, क्योंकि इसी से बाद में हम लोग क्या बना दे रहे हैं, नर्व सेल्स बना दे रहे हैं इसी प्लूरीपोटेंट सेल से। और ये प्लूरीपोटेंट सेल कैसे मिल सकता है, मल्टीपोटेंट सेल भी मिल सकता है। मल्टीपोटेंट सेल से रीप्रोग्राम करके प्लूरीपोटेंट बनाया, और इस इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल को हमने नर्व सेल में बना दिया कन्वर्ट करके। तो आखिरकार ये ब्रेनोवेयर क्या है भाई? ब्रेनोवेयर देखो एक 3 डायमेंशनल एग्रीगेट है ब्रेन सेल्स का, मतलब कि एक ढांचा है ब्रेन जैसा, कुछ भी हो सकता है, गंदा सा कुछ भी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जैसे हमारा ब्रेन होता है ना जो प्रॉपर इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं, वैसा ब्रेन नहीं है। ऐसा कोई भी लंप ऑफ टिश्यू है, इसको हमने डेवलप कर दिया। और इसके डेवलपमेंट के बाद हम लोगों ने क्या किया, इसमें हज़ारों इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट कर दिए। इसको ना हम इधर से सिग्नल दे रहे हैं और बोलते हैं कि भाई तुम बताओ इसको क्या परसीव कर रहे हो, आउटपुट क्या निकल रहा है इसका। तो जिस हिसाब से हमारा दिमाग काम करता है वैसे ही ये आर्टिफिशियल ब्रेन काम कर रहे हैं। देखो मान के चलो हमारा अगर सीपीयू है, कंप्यूटर आप लोग चलाते हो ना, सीपीयू चलाते हो, लेकिन सीपीयू के अलावा हम लोग को मेमोरी भी तो लगानी पड़ती है। आपके फ़ोन में भी तो यही होगा, मेमोरी कार्ड अलग से लगता है, या फिर मेमोरी कार्ड का उसमें अलग से इनबिल्ट स्लॉट होता है ना, अंदर ही होता है लेकिन अलग कंपोनेंट होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद एक थोड़ा सा और अच्छा प्रोसेसिंग यूनिट हमने डेवलप किया, जीपीयू। जीपीयू में भी थोड़ी चीज़ें इन दोनों की कंबाइन हो गई थी, लेकिन ऐसा कोई नहीं है हमारा ब्रेन। लेकिन आप देखो ब्रेन, सोचो ब्रेन में कोई भी चीज़, हमारे इंसानों के दिमाग में ब्रेन में कोई भी चीज़ स्टोर भी हो जाता है और फंक्शन प्रोसेस सब कुछ वही करता है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए एक साइंटिस्ट थे मूरे नाम के, उन्होंने बोला था ना, एक लॉ दिया था कि भैया हर 10 साल में जो आपकी साइंटिफिक डेवलपमेंट है ना वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी। कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि मूरे ने कुछ भी ऐसी बकवास कर दिया है, लेकिन पता नहीं मतलब, लेकिन कुछ साइंटिस्ट इसको मानते हैं। और ये मूरे लॉ को एक तरीके से जस्टिफाई करता हुआ एक टेक्नोलॉजी है ब्रेनोवेयर। क्योंकि अब सोचो कि ह्यूमन ब्रेन से एफिशिएंट आपको क्या ही मिलेगा, जहाँ पर आपको सीपीयू मेमोरी सबके काम कराने हैं। तो आप नर्व सेल्स ले लो ना, नर्व सेल्स के जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। और समझ लो यही न्यूरॉन्स का एक पूरा नेटवर्क है जिसको हम लोग ONN बोल रहे हैं, ऑर्गेनॉइड न्यूरल नेटवर्क। इसी का पूरा एक टिश्यू बना रहे हैं, ब्रेन सेल्स का एक 3 डायमेंशनल एग्रीगेट बना रहे हैं, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं ब्रेनोवेयर। समझ गए कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है? ठीक है इतनी ही बेसिक के साथ हमें इसको पढ़ना था। अब ब्रेनोवेयर कैसे वर्क करते हैं तो मैंने बता दिया आपको, कुछ माइक्रो इलेक्ट्रॉड्स वगैरह निकालते हैं। अब इसका जो मेजर फंक्शन है ना वो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि ये डिफ्रेंशिएट कैसे कर रहा है, क्यों बना रहे हैं हम इसको। देखो जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हालांकि इसकी स्पीड ऑफ ग्रोथ पता है कितनी तेज़ है, बहुत बहुत तेज़ है, बट स्टिल लोग बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ग्रोथ स्पीड है वो इतना बढ़िया नहीं है। 10 साल में जिस हिसाब से हम बोल रहे हैं ना एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करेगा, नहीं कर पाएगा। इसीलिए ब्रेनोवेयर उसको सपोर्ट करेगा। जो काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग प्रॉम्प्ट दे के 30 से 35 बार में समझाते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया जिसमें ब्रेनोवेयर मात्र 3 से 4 बार में ही उसको समझ लेता है। मतलब उतना ही इफ़िशियंटली, मतलब इफ़िशियंसी नहीं है अभी उसमें, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रोसेसिंग है ना वो बहुत फास्ट है, लेकिन उसके लिए इसको ट्रेन भी बहुत करना पड़ता है। लेकिन जो ब्रेनोवेयर है, जहाँ पर हम लोग एग्रीगेट नर्व सेल्स का लंप देख रहे हैं या फिर एक पूरा ह्यूमन ब्रेन देख रहे हैं, आर्टिफिशियल ह्यूमन ब्रेन बोल सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें आप 3-4 बार उसको सिखाओ वो तुरंत सीख जा रहा है,
और प्रोसेसिंग थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है, लेकिन चूंकि अभी बहुत अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है इस चीज़ का, तो इसके पोटेंशियल एप्लीकेशंस ना अथाह हो सकते हैं। अथाह हो सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी बना सकते हैं। तो अब आगे फ्यूचर में जो भी चीज़ें आप लोग देखते थे, पिछली बार हम लोगों ने न्यूरल लिंक देखा था, तो जैसे स्पाइडरमैन के डॉक्टर ऑक्टेवियस थे, उन्होंने क्या किया, अपने एक पर्सन थे ऑक्टेवियस, जिन्होंने देखा होगा, उन्होंने क्या किया, ऑक्टोपस जैसे 8 हाथ अपने स्पाइन से कनेक्ट कर दिए और उनको अपने ब्रेन से फंक्शन करा रहे थे। ये क्या है, एक तरीके का, ये एक तरीके का हमारा न्यूरल लिंक जैसा कुछ है, कि हम लोग कोई भी डिवाइस सिर्फ सोच के ही उसको फंक्शन करा दे रहे हैं। सिमिलरली ब्रेनोवेयर इससे भी ज़्यादा एडवांस स्टेज है, जहाँ पर हम दिमाग अपना नहीं इस्तेमाल कर रहे, बल्कि हम दिमाग बना दे रहे हैं आर्टिफिशियली, है ना। तो ये डिफरेंस है ब्रेनोवेयर वगैरह में। तो आप समझ लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन की जितनी लिमिट थी ना, ब्रेनोवेयर से वो लिमिट हट जाएगी। मेडिकल साइंस के ट्रीटमेंट की बात हो जाए, इन सब जगहों पर आपके जितने भी डिजेनरेटिव डिसीजेस थे, जैसे एपिलेप्सी वगैरह हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, इन सब चीज़ों को बहुत तेज़ी से ये ब्रेनोवेयर सही कर सकता है। अगला आर्टिकल हमारा ग्रीन प्रपल्शन सिस्टम से रिलेटेड है। तो एक ना स्कीम है, TDF, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम। किसकी स्कीम है ये स्कीम है भाई DRDO की। तो इन लोगों ने अभी जब PSLV C55 मिशन भेजा था, कौन सा मिशन है भाई C55 मिशन, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, ये वही एक्सपोसैट वाला मिशन है, ठीक है। एक्सपोसैट मिशन जब हमने भेजा था, तो वहीं पर हम लोगों ने कुछ ऐसे पेलोड भी लॉन्च किए थे जो कि DRDO द्वारा डेवलप किए गए थे और ग्रीन प्रपल्शन सिस्टम पर बेस्ड थे। इसी तरीके से अब चूंकि DRDO द्वारा बनाए गए थे, तो इसीलिए मेक इन इंडिया प्रमोट हुआ अपना, है ना। और उसके लिए जो अलग से ये TDF स्कीम है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, इसको और बढ़ावा मिला। अब इसमें देखो बहुत सारे इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ का हमने यूज़ किया, बट बेसिक मुद्दा क्या है वो समझ लेते हैं। अब ये सब पढ़ोगे ना, आपको ड्रेन वॉल्व लगाया था, लैच वॉल्व लगाया था, इन सब से कुछ मतलब नहीं है, समझ भी नहीं पाओगे इनफैक्ट क्या होता है। सिंपल सा समझो कि हम लोग को प्रोपल्शन सिस्टम में एक चाहिए होता है भैया फ्यूल, और दूसरा चाहिए होता है ऑक्सीडाइज़र, इस फ्यूल को बर्न करने के लिए, है ना। फ्यूल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ना, वही होता है ऑक्सीडाइज़र। तो अब जिस हिसाब से हम लोग पहले जो सिस्टम में यूज़ करते थे, उसको हम लोगों ने और एफिशिएंट बना दिया है और ग्रीन बना दिया, इको फ्रेंडली बना दिया है। तो अब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फ्यूल के तौर पर हम लोग गैप का इस्तेमाल करते हैं। गैप क्या है, ग्लाइसिडिल एजाइड पॉलीमर। और ऑक्सीडाइज़र के नाम पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ADN। ये क्या है, ये है एमोनियम डाइनाइट्रामाइड। तो इन दोनों का यूज़ करके हम लोग फ्यूल को बना रहे हैं। कौन बनाया है इसको, बेलेट्रिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। तो अब इससे होगा क्या कि जो भी हम लोग का एमिशन हो रहा था, क्लोरिनेटेड एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स जो निकल रहे थे, उनको हम लोगों ने काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर दिया है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रीन प्रपल्शन सिस्टम। सॉर्टेड है। तो ग्रीन प्रोपेलेंट्स की और भी खास बात है, देखो ये एक तो परफॉर्मेंस इनकी ज़्यादा होती है, 50% हायर है, तो इसीलिए फ्यूल के साथ अगर इसको मिक्स करके चलाते हैं, इंटीग्रेट करके चलाते हैं, तो हमारे लिए ईजियर भी है और इको फ्रेंडली भी है। प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी आपको पता है ना, किसी चीज़ को पुश करने के लिए एरोप्लेन्स वगैरह में भी यूज़ होता है, रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम्स में भी यूज़ होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ इस्तेमाल होता है इसमें। C58 के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा कि किसका है, ये एक्सपोसैट मिशन का है। अगला आर्टिकल भी हमारा बड़ा मज़ेदार है। MQ-98 ड्रोन्स की बात हो रही है। US स्टेट डिपार्टमेंट में एक उनका फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम चलता है, तो उसके अंदर में इंडिया ने यही MQ-98 ड्रोन्स अनमैन्ड एरियल व्हीकल को अपने लिए लिया है। 31 ऐसे लिए हैं, ये स्काई गार्डियन के नाम से हैं। देखो स्काई गार्डियन के अलावा हमारे पास सी गार्डियन भी है। सी गार्डियन ऑलरेडी 2020 में हम लोग ले चुके हैं, अब हम लोगों ने स्काई गार्डियन भी लिया है। कुछ इस तरीके से दिखता है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल सबको पता है क्या होता है, कितने का प्रोजेक्ट है, लगभग 4 बिलियन का प्रोजेक्ट है। ये सब इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, इसकी कैपेसिटी क्या है वो समझना ज़रूरी है। तो इसकी कैपेसिटी क्या है कि रिमोटली कंट्रोल्ड है, ऑटोनोमस फ्लाइट ऑपरेशंस ले लेता है। मतलब कि जैसे आप लोगों ने ब्लैक पैंथर मूवी देखी थी, इसमें ये पर्सन ने एकदम बढ़िया ब्लैक पैंथर का आर्टिफिशियली इस कार को पूरा, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है वो, इस वाले सीन में ये प्रेजेंट नहीं है, लेकिन कार चल रही है, वो अपने घर पर बैठ के इस तरीके से कार को ड्राइव कर रही है। तो इसी तरीके से कुछ ना ये वाले ड्रोन भी फ्लाइट में ऐसे ही आएंगे कि फ्लाइट पर्सन जो होगा वो इस ड्रोन के अंदर नहीं बैठेगा, बाहर ज़मीन पर ही कहीं सेफ जगह बैठ के वो ड्राइव कर रहा होगा। और इसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है कि इसमें देखो 5670 kg का तो पेलोड कैपेसिटी दे सकते हैं, फ्यूल भी बहुत ज़्यादा भर सकते हैं, साथ ही साथ 40,000 फीट की ऊंचाई पर इसको उड़ा सकते हैं। 40 घंटे तक इसका एंड्योरेंस है, मतलब 40 घंटे तक ये होवर कर सकता है, हवा में रह सकता है।
तो इसकी इतनी वर्सेटैलिटी है ना, इसको हम लोग ऑल वेदर कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं, दिन में रात में कहीं पर भी यूज़ करो। मतलब आपको सर्वेलेंस के लिए यूज़ करना है या फिर किसी दूसरे फंक्शनल के लिए यूज़ करना है, उन सब के लिए ये बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर एफिशिएंट रहेगा। इसी के साथ साथ ना ये सब देखो, अब मैरीटाइम सर्वेलेंस सिस्टम में, एंटी सबमरीन वॉरफेयर में, एंटी सरफेस वॉरफेयर, स्ट्राइक ऑपरेशन, कुछ भी करना है, इन सब के लिए ये MQ-98 ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एक आपको बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। देखो, जैसे मान लो एक तरफ हमारा एयरक्राफ्ट है जिसमें हम लोग इंसानों को भर के बढ़िया उड़ाने के लिए भेजते हैं, पेट्रोलिंग के लिए भेज रहे हैं, और दूसरी तरफ ये ड्रोन है ना। तो इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, एयरक्राफ्ट के पास नो डाउट ज़्यादा एफिशिएंसी होगी, ज़्यादा काम कर सकता है। तो मान लो अगर ये 100 काम करता है तो भैया ये ड्रोन 80 काम ही करेगा। लेकिन ये 100 काम अगर 100 रुपये में करता है ना, तो ये 80 काम 20 रुपये में ही कर देगा। तो ये फ़ायदा है इस ड्रोन के आने का कि सस्ता है, चीप है, वो हमारे लिए बहुत ही एफिशिएंट तरीके से काम करेगा। यूएवी वगैरह के बारे में सब हमें पता ही है, और इसको हम लोग किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। A2G, G2A, A2A, G2G, कुछ भी कम्युनिकेशन के लिए हम लोग ये एफिशिएंटली वर्क करने के लिए तैयार है। अगर आपको इसकी PPT हमारे PW ओनली एस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से चाहिए तो यहाँ से भी ले सकते हैं। आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।